हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आंतरिक पहाड़ियों में दूसरी प्रमुख पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यह विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों की समूह है तथा समझने के लिए मुक्त हस्त किसी नापजोख के इस पहाड़ी जटिलताओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस मैप में ही वो दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये देखिए, मालवा का पठार है, ये विंध्याचल पहाड़ी है, ये भंडारेर पहाड़ी है, ये कैमूर पहाड़ी है, और यहाँ से सोन नदी निकल रही, ये पारसनाथ पहाड़ी है, और नीचे है विंध्याचल पर्वतमाला। उसके नीचे नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी से निकल के। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, भूगोल वेत्ताओं के अनुसार हिमाचल विंध्याचल पर्वत नर्मदा की घाटी की खड़ी ढाल मात्र भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत नर्मदा की दरार घाटी की खड़ी ढाल मात्र है। जो विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी की दरार घाटी मतलब कि जैसे अब कोई नदी होती है, अपने किनारों को काटती रहती है, वहाँ पे कुछ ऐसे आकृति बन जाती है। तो और यहाँ से नदी जा रही है, तो मतलब ये काटती ये उसे ऊंचा कर देती है और खुद नीचे से निकल जाती है। तो इसी को कहते हैं दरार घाटी। ठीक उसी तरह जैसे कैमूर पहाड़ी सोन नदी को खड़ी ढाल गए। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल पूर्व अथवा थोड़ा दक्षिण पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली गोदावरी और कृष्णा नदी जैसी नदियाँ बंगाल की नदियाँ बगल के अरब सागर में न गिरकर लंबी दूरी तय कर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इसका अपवाद है, यानी कि ये अरब सागर में गिरती हैं। वह पूरब की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसका मुख्य कारण है इन दोनों नदियों की दरार घाटी में बहना। दोनों तरफ से पर्वत है और इधर से बीच से नदी बह रही है, तो ये दरार घाटी वाली नदी हुई। प्रायद्वीपीय भारत के कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है। हम उनका संक्षिप्त व्याख्या करेंगे, कह रहे हैं। और आप इसे एटलस से इसकी अवस्थिति का ज्ञान ले सकते हैं। एटलस जरूर देखें। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एटलस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार यह लावा से निर्मित पठार है। वर्तमान में काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। इस पठार के उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ और उत्तर और पूर्व की सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। दूसरा कह रहा है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच है। चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों के कारण ही इस प्रदेश को उत्तखात भूमि प्रदेश कहते हैं। बैंडलैंड टोपोग्राफी। चंबल नदी में सोपानी वेदिकाएँ अथवा नदी वेदिकाएँ रिवर टेरेस मिलती हैं, जो इस प्रदेश के पुनरुत्थान का संकेत देती हैं। इस पठार की रचना बुंदेलखंड नीच से हुई है। अब आगे अगला है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार विंध्य श्रेणी कैमूर और भांडेर के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। कैमूर और भांडेर आपको मिल जाएंगे मैप में। अब मैप जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। राजमहल पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम में बहकर पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। दामोदर नदी इसके मध्य भाग में भ्रंश घाटी बनाती हुई पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग तथा कोडरमा का पठार है। दक्षिण में रांची का पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनी है। नेक्स्ट आया दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दक्कन का लावा पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार, तीसरा है कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार। दक्कन लावा का पठार यह दक्षिण भारत में क्रेटेशियस काल में हुए दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले बेसाल्ट प्रधान लावा से इस पठार का निर्माण हुआ है। वर्तमान में इस पर काली कपासी मिट्टी का विकास हुआ, जो काफ़ी उपजाऊ है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट में इन्होंने क्या दिया है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण क्रेटेशियस कालीन दक्कन के बेसाल्टिक चट्टान के ऊपर हुआ है। इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रथम प्रकार के विद्वान का मानना है लोनार एक ज्वालामुखी क्रेटर है।
क्रेटेसस कालीन लावा का प्रवाह तथा वर्तमान काल में लातूर और कोयना की भूकंपीय घटनाओं से इस बात को बल मिला है। दूसरे मत के विद्वान का मानना है इसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से बने विशाल गड्ढे के फलस्वरूप हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लोनार झील एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से बना है। आगे है तेलंगाना का पठार। कह रहे हैं इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उर्मिल मैदान के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। गोदावरी नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। तीसरा है मैसूर का पठार, जो कर्नाटक का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाबा बुदान की पहाड़ियाँ इस पठार का हिस्सा हैं, अतः लौह अयस्क की दृष्टि से यह धनी है। कावेरी मैसूर का पठार की मुख्य नदी है। नेक्स्ट आया दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पूर्वी महाराष्ट्र में इस पठार का फैलाव है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। और 7वां है मेघालय का पठार। यह मूलतः दक्कन के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पहाड़ियों का चित्र भी ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे गारो हो, फिर खासी हुआ, फिर जयंतिया हुआ। अब नीचे तीसरा पार्ट है इसका, भारत का विशाल मैदान। तो इस मैदान की स्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ यथा सोन, चंबल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा करते जाने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। संरचनात्मक विशेषता और ढाल के आधार पर इस मैदान को हम निम्न 4 भागों में बांटते हैं। एक है भाबर प्रदेश। तो भाबर में क्या क्या मिलता है? पहला है भाबर प्रदेश में क्या क्या मिलता है? यह प्रदेश शिवालिक के गिर पदों में सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप से फैला है। यह एक छिद्रयुक्त तथा कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदी द्वारा लाई गई बजरी के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है और इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इस प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो जाती हैं और ये दिखती नहीं, फिर बाद में आगे जाके ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्रोत में दिखने लगती हैं, अर्थात अधिक सरंध्रता के कारण, यानी कि बीच में काफ़ी जगह होती है पत्थरों के बीच में, तो वहाँ से ये गायब हो जाती हैं, उनके नीचे से बहती हैं और ऊपर से दिखती नहीं हैं। दूसरा है तराई प्रदेश। इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में या महीन रेत एवं चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। भाबर प्रदेश की लुप्त तराई प्रदेश में पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं नदियाँ। यह प्रदेश चूँकि काफ़ी समतल होता है, नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है और इस प्रदेश में घने वनों से ढका था। यह प्रदेश घने वनों से ढका था। वर्तमान में काटकर कृषि भूमि परिवर्तित किया जा रहा है अभी भी। भांगर प्रदेश या भांगर यह प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। खादर की तुलना में अधिक ऊंचा प्रदेश है। इस प्रदेश में पानी बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता, यानी कि बाढ़ नहीं आती यहाँ पर। भांगर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः 2 नदियों के बीच भाग दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा यमुना दोआब और सतलज के मैदान इसका उदाहरण है। भांगर के 2 क्षेत्रीय विभेद हैं। पहला है बारिंद्र मैदान, दूसरा है भूर क्षेत्र। बारिंद्र मैदान बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है। वास्तविक रूप में यह गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यह प्लीस्टोसीन काल में बना, बाद में ऊपर उठा एवं पुनः अपरदित होकर लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया। दूसरा है भूर संरचना का विकास ऊपरी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हुआ और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इन कटकों के द्वारा दोआब क्षेत्र के मुरादाबाद एवं बिजनौर जिलों में
विशिष्ट प्रकार की भूर मिट्टी को जन्म दिया गया है, जिसमें कंकड़ एवं बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाते हैं, जिसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। चौथा पार्ट है खादर या नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है तथा अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियाँ बाढ़ के पानी की लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। नदियों के बाढ़ का पानी यहाँ हर साल पहुँच जाता है खादर भूमि में, जिससे यह उपजाऊ रहता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई प्रदेश भी खादर का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश एवं उससे सटे प्रदेशों में ऐसे निम्न भागों में खादर कहते हैं, जबकि पंजाब में इसे बेट कहते हैं। क्षेत्रीय आधार पर हम विशाल मैदान को निम्नलिखित उप विभागों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सिंध का मैदान। यह सिंध नदी घाटी में विस्तृत है और इसका सिंध नदी घाटी के पश्चिम मैदान के मुख्यतः बांगर से बना हुआ है। इससे पूर्व में स्थित मैदान उच्चावच की दृष्टि से विशिष्ट रूप से डेल्टाई है। इस भाग में नवीन जलोढ़ निक्षेप की सतह पर पुराने नदी मार्गों के अवशेष पाए जाते हैं और ये लंबे सकरे गर्तों के रूप में पाए जाते हैं, जो धोरास कहलाते हैं। सूखे नदी मार्गों के निकट असंख्य क्षारीय झीलें पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय लोग धांड कहते हैं, जैसे पूर्वी नारा। दूसरा आया पंजाब के मैदान। यह मैदान पंजाब और हरियाणा राज्य में फैला हुआ है, मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों किनारे एक सकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। खादर भूमि पाई जाती है, जिन्हें बेट कहते हैं। इस मैदान के विशिष्ट लक्षण पंच दोआब हैं, जिनके विशिष्ट नाम हैं। बिष्ट दोआब मतलब ब्यास और सतलज के बीच दोआब का क्षेत्र। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का दोआब है। रचना दोआब रावी और चेनाब नदियों के बीच का दोआब है। छाछ दोआब चेनाब एवं झेलम के बीच का दोआब है। सिंध सागर दोआब झेलम और चेनाब के बीच का सिंध के बीच का दोआब है। तो यहाँ पे बिष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब, छाछ दोआब, सिंध सागर दोआब के सबकी जगह दी गई है। तो यहाँ पे ए वाला है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो सारे दोआब दिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार दोबारा से इन्हें रीड जरूर कीजिएगा। अब आगे आते हैं पंजाब के मैदान में। नदी मार्गों ने जलोढ़ों की सतह को काटकर चौरस बाढ़ के खादर मैदानों की रचना की है। इसके दोनों पार्श्वों में बलफ विकसित हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में धाय कहते हैं। राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, जो कच्ची खाड़ी में विलीन हो जाती है। सांभर डिडवाना इस मैदान की प्रमुख नमकीन झील है। सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 190 वर्ग किलोमीटर है। सांभर में सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है। गंगा का मैदान, इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में गंगा के उत्तरी मैदान को दो भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिम भाग रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग अवध का मैदान के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के उद्गम से अंत तक इस मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, निम्न गंगा का मैदान पश्चिमी बंगाल में है। अब आगे देखते हैं गंगा के मैदान में यत्र तत्र आगे देखते हैं गंगा के मैदान में यत्र तत्र नीची भूमि है, जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी निम्न भूमि जो जल से भरी होती है बील के नाम से जानी जाती है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झील बहुतायत पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प करती हैं। विसर्प का मतलब ऐसे ऐसे चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए। ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह मैदान हिमालय पर्वत मेघालय के पठार के बीच स्थित है। एक लंबा सकरा मैदान है, जैसा कि नाम से विदित है। ब्रह्मपुत्र एवं उसके सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का विकास हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मिट्टी का जमाव के कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ। ऐसा ही एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के कटाव के कारण वर्तमान में इस द्वीप का अस्तित्व खतरे में है। माजुली द्वीप नदी पे स्थित है, बाकी सारे द्वीप जो हैं वो समुद्र में स्थित होते हैं।
अब चौथा भाग है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। यहाँ जो मैदान बने हैं उनके निर्माण में समुद्र निक्षेप और नदियों के निक्षेप दोनों का योगदान है। तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार देखते हैं। इसका मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। इसे पुनः 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। दूसरा है कोंकण का मैदान, दमन से गोवा के बीच। तीसरा है कन्नड़ का मैदान, गोवा से मंगलोर के बीच। चौथा है मालाबार का मैदान, मंगलोर और कन्याकुमारी के बीच। आगे कह रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मुहाने के करीब 80 किलोमीटर है। जो अधिकतम चौड़ाई हो 80 किलोमीटर है पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। यहाँ छोटी तथा तीव्रगामी होती हैं। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में बेम्बानाड एवं अष्टामुड़ी। अब पश्च जल किसे कहते हैं? पश्च जल नदियों द्वारा यानी एक प्रकार का लैगून है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है। मालाबार तट पर केरल में इसे कयाल कहते हैं। अब नदियों का मुहाना यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा बालू जमती गई। अगर यहाँ पे थोड़े से पानी जम गया तो यहाँ से अगर ये समुद्र है तो यहाँ पे ये आपका लैगून बन गया। पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्र के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब स्वर्ण रेखा नदी की स्थिति जानने के लिए एक बार मैप जरूर देखें। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, जिसका मुख्य कारण है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के डेल्टा के निर्माण। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरी झील की अवस्थिति है। यह एक डेल्टाई झील है। भारत के पूर्वी तट पर ही 2 अन्य प्रमुख झीलें हैं, चिल्का झील एवं पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये दोनों झील लैगून झील या अनूप झील के उदाहरण हैं। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील अथवा नमकीन झील है। इसका क्षेत्रफल 3560 वर्ग किलोमीटर में है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान भी कहते हैं। तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल तट है कहलाता है, जबकि गोदावरी और महानदी के बीच पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अब द्वीप समूह को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में केरल के तट से सटे लक्षद्वीप समूह। तो पहला की विस्तार देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी है, जो उत्तरी अंडमान 728 मीटर है इसकी ऊंचाई। दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर है। नहीं तो पूछ लिया जाए माउंट थुलियर कहाँ पर स्थित है और आप कहो कि इंडिया में तो है नहीं, सैडल और माउंट थुलियर। अब आगे है अंडमान द्वीप समूह मूलतः टर्सरी युग में बने सागरीय वलित पर्वतों के समूह में उभरे हुए भाग हैं। इस द्वीप समूह में एक द्वीप बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। क्षेत्रफल की और आबादी दोनों दृष्टि से ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है तथा यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दरअसल यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो अंडमान निकोबार के बीच से गुजरती है। अब डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के द्वारा बने द्वीप हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ प्रमुख द्वीप हैं। श्रीहरिकोटा, यह श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है तो इसके बारे में जरूर आप जान लीजिए। पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यह परवाल निर्मित द्वीप है। अब पुलिकट झील कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही पाई जाती है, देख लेना आप मैप में। पंबन द्वीप या मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह आदम ब्रिज का भाग है। फर्स्ट पार्ट में इसे बताया गया है, आपको पूरा देखना जरूर चाहिए। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। अब न्यू मूर द्वीप या द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ रहता है। गंगा के मुहाने पर मालवों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है। तो
आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और लाइक तो ज़रूर करके जाएं। पूरा वीडियो देखने